हाँ मैडम, आप स्टार्ट कीजिए। ओके सर, थँक यू सर. वेलकम। गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. बृहन्मुंबई महानगरपालिका माध्यमिक शिक्षण विभागातर्फे जी ऑनलाईन शिक्षणाचा कार्यक्रम चालू आहे त्याच्यात मी आपण सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करीत आहे. मुलांनो, मी आय.बी. पटेल मनपा माध्यमिक हिंदी शाळेतून शिक्षिका शोभावती यादव आहे. आज आपण 10वीच्या मराठी अक्षर भारतीमध्ये गद्य विभागामध्ये जे घटक तिसरा आहे म्हणजे शॉल या पाठाचा अभ्यास करणार आहोत. मुलांनो, पहिल्यांदा आपण बघूया शाल या पाठाचा लेखक राग जाधव यांच्याबाबत थोडीशी माहिती बघूया. यांचं पूर्ण नाव आहे प्रोफेसर रावसाहेब गणपतराव जाधव. हे प्रोफेसर रावसाहेब गणपतराव जाधव हे कवी, समीक्षक, ललित लेखक होते. यांची प्रसिद्ध समीक्षात्मक पुस्तके आहेत साहित्य आणि सामाजिक संदर्भ, आनंदाचा डोह, निळी पहाट, आधुनिक मराठी कवयित्रींची कविता, साठोत्तरी मराठी कविता व कवी, आगळी वेगळी नाटकं ही यांची प्रसिद्ध समीक्षात्मक पुस्तके आहेत. त्यांची प्रसिद्ध कविता संग्रह काय काय आहेत? वियोग ब्रह्म, मावळतीच्या कविता. आता आपण यांचं बघूया अध्यापन कार्य कोणकोणते होते. पुणे विद्यापीठातून MA पदवी संपादन केल्यानंतर त्यांनी मुंबई येथील एल्फिन्स्टन कॉलेज, अमरावती येथील विदर्भ महाविद्यालय आणि औरंगाबाद येथील मिलिंद महाविद्यालय येथे 11 वर्षे मराठी विषयाचे अध्यापन केले. बच्चों, प्रोफेसर राग जाधव जी जो थे उन्होंने अपना अध्यापन कार्य पुणे, मुंबई, अमरावती और औरंगाबाद यहाँ पे इन्होंने 11 वर्ष तक जो है मराठी विषय का अध्यापन कार्य किया. ये देखिए इनकी प्रसिद्ध समीक्षात्मक पुस्तकें हैं साठोत्तरी मराठी कविता व कवी, आधुनिक मराठी कवयित्रींची कविता, साहित्य व सामाजिक संदर्भ, आनंदाचा डोह, निळी पहाट. यह इनकी जो है प्रसिद्ध समीक्षात्मक पुस्तकें हैं. आता आपण बघूया मुलांनो, शाल या पाठाच्या माध्यमातून प्रोफेसर राग जाधव यांनी आपल्याला काय संदेश देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि कोणते अनुभव या पाठाच्या माध्यमातून व्यक्त केलेला आहे. शाल म्हणजे काय मुलांनो? शाल हे अंगावर पाघडण्यासाठी असलेले वस्त्र आहे. आप यहाँ पे देख सकते अंगावर पाघडण्यासाठी. अंगावर पाघडण्यासाठी मतलब अंग को, शरीर को ढकने के लिए शॉल का इस्तेमाल किया जाता है. आणि ते एक सम्मान चिन्ह पण आहे और एक सम्मान चिन्ह भी है. सम्मान चिन्ह म्हणजे काय की जेव्हा आपण गेस्टला मतलब किसी मेहमान को या किसी अतिथि को हम सभा सम्मेलनामध्ये किसी सभा सम्मेलन में सम्मान के रूप में कोई वस्तु देते हैं, शॉल देते तो उसे कहते हैं सम्मान चिन्ह. लेखकांनी मिळालेल्या शालींचा विनियोग त्यांनी कसा केला आहे व त्यातून त्यांना कोणते अनुभव आले त्याची उद्बोधक माहिती या पाठात दिली आहे. मतलब लेखक को जब सभा सम्मेलन में शॉल मिलते थे बच्चों, तो उन्होंने शॉल का उपयोग, विनियोग, वापर मतलब उपयोग किस प्रकार किया आणि उपयोग करते वक्त उनको कौन कौन से अनुभव आए इस पाठ के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है. तसेच वस्तूंच्या संदर्भातील आठवणीचे मोल महत्वाचे असते आणि कोणत्या निर्जीव वस्तूशी निगडीत असलेले संदर्भ मानवी भावना तरल ठेवतात. वस्तूशी निगडीत कोणतीही आठवण असो अथवा प्रसंग असो त्याची मानवी संदर्भ सर्वथाने महत्वाचे ठरतात. मतलब क्या बच्चों? वस्तूच्या संदर्भातील आठवणीचे मोल महत्वाचे असते. मतलब वस्तु के संदर्भ में जो हमारी यादें होती है उसका जो मोल होता है, मूल्य होता है, वह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है. वो वस्तु चाहे निर्जीव ही क्यों ना हो, लेकिन उससे जो जुड़े हमारी यादें होती, उससे जो जुड़े संदर्भ होते, प्रसंग होते, वो हमारे मानवीय जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं और हमें जो है भावुक बना देते. जर समजा तुमची एखाद्या सर्वात आठवणीची वस्तू किंवा जुनी वस्तू जर हरवली किंवा तुटली तर त्यावेळी आपण तिची आठवण करून किती भावुक होतो ना. त्याचप्रमाणे लेखकाची म्हणजे राघव जाधव यांची शाळेची जी निगडीत आठवणी आहे आणि संवेदनशीलता जी आहे त्या
आणि त्याच्या लोकांच्या जीवनात काय काय महत्व आहे या पाठातून व्यक्त झालेलं आहे. तर चला बघूया लेखकाने आपले कोणकोणते अनुभव व्यक्त केले आहे. लेखक म्हणते, एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही निमित्ताने गेले होतो. बच्चों, लेखक कहते कि एक बार मैं जो है पु ल देशपांडे इनके घर पर किसी कारण से गया था. मतलब निमित्ताने मतलब कारण से. पु ल देशपांडे एक प्रख्यात लेखक थे. इनका पूरा नाम है बच्चों पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे. काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात होतो तेवढ्यात सुनीताबाईंना मला थांबवले व विचारले, तुम्हाला यह शाल दिली तर चालेल काय? जैसे ही लेखक बच्चों निकलने के लिए तैयार हो रहे थे, निकलण्याच्या बेतात होतो मतलब निकलने का विचार ही कर रहे थे, तेवढ्यात उसी वक्त सुनीताबाईंनी, सुनीताबाई कौन? लेखक की मतलब पु ल देशपांडे की पत्नी थी. वो एक प्रसिद्ध लेखिका भी रह चुकी है. उन्होंने उनको रोका, मतलब किसको रोका? राधा जाधव जी को रोका और पूछा, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय? आपको अगर शॉल दिए तो चलेगा क्या? मी एका पायावर हो म्हटले. लेखक ने कहा हो मतलब हाँ चलेगा. पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला. मतलब पु ल देशपांडे और उनकी पत्नी मुझे शॉल दे, यह इससे बड़े सम्मान की बात, इससे बड़े गौरव की बात मेरे लिए क्या हो सकती. ती शॉल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेस मध्ये ठेवून दिली, वापरली मात्र कधीच नहीं. मतलब उस शॉल को मैंने जो है अपने छोटे से रूम में सुटकेस में जो है संभाल कर रख दिया और उसे कभी भी इस्तेमाल नहीं किया. यह सब लेखक अपने अनुभव बता रहे हैं. हे होता लेखकाचा पहिला अनुभव. आता आपण बघूया लेखकाचा दुसरा अनुभव कोणता होता. पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो. तिथे नदीकाठच्या प्राज्ञशाळेच्या खोलीत मी राहत असे. बच्चों, इसके बाद लेखक जो है वाईला, वाई है एक सातारा जिल्ह्यातील एक ठिकाण. महाराष्ट्र में जो सातारा जिला है वहां पे स्थान का नाम है वाई. वहां पे लेखक जो है विश्वकोश के अध्यक्ष के रूप में गए थे. विश्वकोश म्हणजे काय मुलांना? इथे ज्याच्यात सर्व विश्वांचा सखोल ज्ञान असतो. मतलब जिस कोश के अंदर जो है पूरे विषय का गहराई से ज्ञान दिया रहता है, गहराई से जानकारी दी गई रहती है, उसे हम कहते हैं विश्वकोश. तो एक बार लेखक जो है विश्वकोश के अध्यक्ष के रूप में वाई में गए थे. तिथे नदीकाठच्या प्राज्ञशाळेच्या खोलीत में राहत असे. आप बाजू में देख सकते हैं प्राज्ञशाला है. वहां पे प्राज्ञशाला थी. वहां पे लेखक उस छोटे से रूम में रहते थे जो नदी के किनारे बसा हुआ था. नदी काठ मतलब नदी के किनारे. खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोड्या प्रवाहावर होत्या. मतलब खोली की जिस रूम में लेखक रह रहे थे उसके दक्षिण की ओर जो है कृष्णा नदी की पतली धारा बह रही थी. चिंचोड्या प्रवाह मतलब जो नदी की धारा होती है पतली, उसको हम कहते हैं चिंचोड्या प्रवाहावर. थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकी खाली घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकड़ण्याच्या उद्योगात होती. मतलब ठंडी का दिन था और एक बाई जो है, आप देख सकते हैं चित्र में यहाँ पर एक बाई जो है वो जहाँ पे लेखक रह रहे थे जिस खोली में, उसके खिड़की के नीचे नदी के तट पर जो है अपने एक बच्चे को टोपली में, मतलब बांस की जो टोकरी होती है उसे हम कहते हैं टोपली, अपने बच्चे को एक टोकरी में रख के मछली मारने का, मछली पकड़ने का धंधा उद्योग जो है कर रही थी. तिचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत रडत होते पण आई तिकडे बघत नव्हती. उसका जो बच्चा है वह ठंडी के मारे कुड़कुड़त थरथर कांप रहा था, लेकिन उसकी आई जो है उस तरफ नहीं देख रही थी. वह केवल मछली पकड़ने में ही व्यस्त थी. मला मात्र राहवले नाही. मी सुटकेस मधील फुलकी शॉल काढली, 5 रुपयांच्या नोटा काढल्या व त्या बाईला हाक मारली. यह पूरा दृश्य देख के बच्चों लेखकाला राहवले नाही, मतलब लेखक को रहा नहीं गया, वो संवेदनशील हो गया. नंतर लेखकाने काय केले? हा दृश्य बघितल्यानंतर त्यांनी सुटकेस मधील फुलकी शाल काढली. मतलब सुटकेस में से फुलकी शाल निकाली. फुलकी मतलब शोभनीय सुंदर शाल निकाली और 50 रुपए के 5 रुपए जो नोट है वो निकाले और उस बाई को आवाज देकर बुलाए.
खिडकीतून सर्व खाली दिले आणि म्हटले त्या बाळाला आधी शाली गुंडाल। खिड़की से लेखक ने वो सारी चीजें जो है लेखक उस बाई को दे दी और कहा कि उस पहले बच्चे को अपने बच्चे को पहले शालीत गुंडाल, गुंडाल मतलब लपेटून घे, शॉलने पहले लपेट लो आणि मग मासे मारत बैस, इसके बाद जो है मच्छी पकडते बैठो। या घटनेची ऊब पुलकी शालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती। मतलब इस जो घटने की जो उष्णता थी वह पुलकी शॉल की उष्णता से कभी बहुत ज्यादा थी। बच्चों यहाँ पे लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, काय म्हणायचा प्रयत्न केला आहे की जो उत्साह और जो खुशी लेखक को उस बाई को पैसे देते और रुपए शॉल देते वक्त हुई, वह जो है उसकी जो ऊर्जा है वह जो है शॉल की ऊर्जा से, शॉल की उष्णता की ऊर्जा से कहीं अधिक थी। ऊब मतलब होता है यहाँ पे शाब्दिक अर्थ है इसका उष्णता। आता आपण बघूया लेखकाचा तिसरा अनुभव कोणता होता। कविवर्य नारायण सुर्वे खूप सभा संमेलने गाजवत पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षही झाले। इसके बाद लेखक जो है बता रहे हैं कि कविवर नारायण सुर्वे जो थे वे खूब सभा सम्मेलन में सहभाग होते थे। गाजवत मतलब सहभाग घेणे। पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षही झाले। इसके बाद जो है नारायण सुर्वे जो है जो लेखक के करीबी मित्र थे वह जो है साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी हो गए। परिणामतः त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे, जिसके कारण उनके कार्यक्रम में अहोरात्र मतलब दिन रात दर्शकों की भीड़ लगी होती थी। भरती मतलब प्रेक्षकांची गर्दी। प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शॉल व श्रीफल त्यांना मिळत राही। मतलब प्रत्येक कार्यक्रम में, प्रत्येक सम्मेलन में कविवर नारायण सुर्वे जी को शॉल और श्रीफल, श्रीफल म्हणजे काय इथे मुलांनो आहे नारळ, श्रीफल आपण नारळ म्हणतात। एकदा ते मला म्हणाले या शाली घेऊन मी आता शालीन बनू लागले आहो। मतलब एक बार उन्होंने क्या कहा, कविवर नारायण सुर्वे लेखक को कहते हैं कि ये जो शॉल है वो लेते लेते मैं जो हूँ एकदम शालीन बन गया हूँ। मतलब मुझे विनम्रता आने लगी है। शालीन मतलब विनम्रता, नम्रता। त्याच्या बोलण्यातील उपरोधिक खोज माझ्याच नव्हे तर कोणाची सहजपणे लक्षात येणारी होती। कविवर नारायण सुर्वे की जो वाक्य में जो व्यंग्य था, जो व्यंग्यात्मक वाक्य उन्होंने बोला था बच्चों, वह किसी को भी सहज पड़े मतलब सहजता से ध्यान में आ जाती, दिखाई देती। शॉल व शालीनता याचा संबंध काय? खरे तर खरीखुरी शालीनता शाली विना शोभते। तो शॉल और शालीनता में इसका संबंध क्या होता है? असल में खरीखुरी मतलब सचमुच जब कहा जाए तो शालीनता जो विनम्रता होती वह शॉल के बिना भी शोभती है। सुर्वे मुळातच शालीन, सुर्वे जो थे, कविवर नारायण सुर्वे जो थे वह मूलतः शालीन व्यक्ती ही थी। शालीनच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता कधीही हरवली नहीं, कभी क्षीण भी झाली नहीं। मतलब इतना शॉल पाने के बावजूद भी उनकी शालीनता, नारायण सुर्वे जी की जो शालीनता थी कभी भी खत्म नहीं हुई, कभी भी कम नहीं हुई। नंतर राग जाधव यांनी कविवर्यांना म्हटले की शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्ज बाजारी होईल, विकेला लागेल, पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेचच नेऊन देईन। जब नारायण सुर्वे ने जब कहा कि शॉल ले लेके मैं शालीन बनने लगा हूँ, तो इस वाक्य पर लेखक राग जाधव जी ने उनको कहा कि ये शॉल लेते लेते अगर शालीनता आती है तो मैं कर्ज बाजारी हो जाऊंगा, मतलब मैं कर्ज में डूब जाऊंगा, कर्ज ले लूंगा, भिकेला लागेल और भिक्षा मांगूंगा, लेकिन पण शेकडो शाल खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेचच नेऊन देईन, लेकिन एक एक शॉल खरीद कर सभी को मैं शॉल दे दूंगा। यावर तो शालीन कवी मनापासून हसला। म्हणजे काय इथे मुलांनो की वो बोलना चाहते हैं यहाँ पे लेखकांना असं म्हणायचं आहे कि अगर शालीनता जो है शॉल मिलने से ही आती है तो मैं सभी को एक एक शॉल खरीद कर दे दूंगा ताकि सब लोग में वो जो है शालीनता आ जाए, विनम्रता आ जाए। शाळेमुळे शालीनता येत की जाते या प्रश्नाचे माझे उत्तर आहे जाते। लेखक बोलते हैं बच्चों कि शॉल से शालीनता आती है कि जाती है?
इसका उत्तर आहे जाती है. क्यों जाती है? क्योंकि समान कणाच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोका मोठा आहे. सम्मान करने के लिए हम जो है जो शॉल देते हैं उस चक्कर में जो हम शालीन जग है, एक सुंदर जग है अपना, वो हम संकट में डाल सकते. मुलांनो, लेखाला इथे काय म्हणायचं आहे की शाल जे आहे एक सम्मान चिन्ह आहे. मतलब शॉल जो हम सम्मान के रूप में दूसरे को देते हैं. आणि शालीनता हा सज्जन माणसाचा स्वभाव धर्म आहे. जो शालीनता होती बच्चों की, सज्जन व्यक्तियों का जो स्वभाव धर्म होता है, सज्जन व्यक्तियों का ये जो स्वभाव होता है पहले से, जिसका स्वभाव पहले से विनम्र होता है, उसे हम कहते हैं शालीनता. जी व्यक्ती मूलतः शालीन किंवा सालस म्हणजे सज्जन असतो मुलांनो, तिला शाल अधिक शोभा देते. किंबहुना शालीन माणसाला शालीची गरजही नसते. त्याला शालीनता हा स्वभावच सन्मान देणारा ठरतो. तो दुर्जन माणूस असतो आणि जो दुर्जन माणूस असतो त्याला कितीही शालीन मुलांना नटवले तर त्याच्या शालीनता येणे कठीण आहे. कर्तव्य व्यक्ती शाल व श्रीफळ देऊन अशा माणसाचे व्यक्तिमत्व हे अधिक ठळकपणे उठून दिसते. ते समाजाला प्रेरणादायी ठरावे म्हणून शाल देऊन अशा व्यक्तिमत्वाचा सत्कार करणे उचित ठरते. बच्चों, यहाँ पे लेखक ये बोलना चाह रहे हैं कि जो शॉल है सज्जन व्यक्ति को देने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि सज्जन व्यक्तियों में शालीनता पहले से होती है. इसके विपरीत जो है, अगर हम दुर्जन व्यक्तियों को जो दूसरे को भला नहीं चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति, उनको हम कितनी भी शॉल दे, लेकिन उनमें जो शालीनता है, उनमें जो विनम्रता है, आना बहुत ही कठिन है. इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करना चाहिए जो पहले से सज्जन है, और उनको सम्मानित करने से वो जो है समाज के लिए प्रेरणादायी बनते हैं. म्हणून शॉल देन अशा व्यक्तिमत्वाचा सत्कार करणे उचित ठरते. इसलिए शॉल देकर ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना चाहिए. पुढे बघूया या लेखकाचा चौथा अनुभव कोणता आहे मुलांनो. मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाच्या बिनविरोध अध्यक्ष झालो. लेखक जो है बच्चों 2004 इस वर्ष में मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए. मराठी साहित्य सम्मेलन बच्चों पुणे में हुआ था. तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालीचा वर्षाव झाला. इसके बाद जो है 1-2 साल तक, मतलब जब लेखक अध्यक्ष बन गए तो उस समय तत्कालीन मतलब उस समय की बात लेखक बता रहे हैं. उस समय जो है 1-2 साल तक उनके ऊपर बहुतेक शॉल उनको दी गई आणि एवढ्या शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6 खोलीत त्यांना ठेवणेच शक्य नव्हते. और इतनी शॉल इकट्ठा होते गई कि लेखक को अपने 8x6 की खोली में, मतलब उनका जो छोटा सा रूम था वहां पे रखने में उनको कठिनाई हो रही थी, संभव नहीं था वहां पे रखना. मग मी सगळे शालींची गोठळे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले व त्या शाली वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्वाधिकार दिले. इसके बाद लेखक ने क्या किया, जब लेखक को अपने रूम के अंदर वह पूरी शॉल रखना संभव नहीं हो पाया तो उन्होंने क्या किया कि ते सगळ्या शालीचे गोठवडे बांधले. मतलब पूरे शॉल के गोठवडे मतलब कपड़े इत्यादि के बोझके, इसका किसी चीज का बंडल बनाते हैं ना, बहुत सारी चीजों का गट्ठर बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं गोठवडे. गट्ठर बना के उन्होंने निकटवर्ती मतलब उनके पास के एक मित्र के पास रखे और उस शॉल का उपयोग करने का सब पूरा अधिकार उनको दे दिया, अपने मित्र को दे दिया. बेचारा अति प्रामाणिक, मतलब जो उनका मित्र था बहुत ही अति प्रामाणिक था, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था. त्याच्या ही छोट्या खोलीत त्याने संभाळले. उनके मित्र का भी छोटा सा रूम था, लेकिन उनके मित्र ने अपने रूम में लेखक के द्वारा दी गई पूरी की पूरी शॉल संभाल के रखी. हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना. और लेखक ने क्या किया कि इतनी शॉल रख के मैं क्या करूंगा, है ना. तो लेखक ने जो है हळूहळू मतलब धीरे धीरे पूरी की पूरी शॉल जो है गरीब श्रमिकांना वाटून टाकल्या, मतलब गरीब लोगों को बांटने लगे और सारी शॉल उन्होंने गरीब लोगों को बांट दी.
नंतर काय झाले मुलांनो, याच सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे. इसी बीच लेखक बताते हैं कि इसी बीच मी शनिवार पेठेतील, शनिवार पेठ बच्चों पुणे में एक क्षेत्र का नाम, स्थान का नाम है, वहां पे एक ओंकारेश्वर मंदिर है। लेखक जो है वहां पे रोज संध्याकाळी मतलब रोज शाम के वक्त उस पुल पर जाते थे। ओंकारेश्वर मंदिर का जो पुल था वहां पर लेखक अक्सर वहां पे जाते थे। तेथील कट्ट्यावर बसणे मला आवडे। आप देख सकते हैं ये ओंकारेश्वर मंदिर है पुणे का, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है बच्चों। वहां पे जो कट्टिया था मतलब उस पुल पर जो कट्टिया मतलब दगड़ीचा चौथरा, चबूतरा हम कहते हैं ना, पत्थर का जो चबूतरा बना होता है, तो उस पुल पर एक चबूतरा बना था पत्थर का। लेखक रोज शाम के वक्त वहां पे जाकर बैठते थे। एक दिवस काय घडले की कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागूनच चिरगुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले। एक दिन क्या हुआ बच्चों कि लेखक ने क्या देखा कि कड़ाके की ठंडी में एक मातारा, एक वृद्ध व्यक्ति, अशक्त भिक्षेकरी जो भिक्षा मांगते हैं ना, उनको हम कहते हैं भिक्षेकरी, उस चबूतरे से, उस कट्टे से, जो दगड़ी का जो चौथरा था, चबूतरा का जहां लेखक रोज बैठते थे, उसके बाजू में वह भिक्षेकरी चिरगुटे टाकून, मतलब जो कपड़े की चिंदी होती है ना, उसे हम कहते हैं चिरगुटे। वह जो है भिक्षेकरी जो है नीचे कपड़े की चिंदी बिछाकर आणि पांघरून अपने अंग पर भी, उसके जो अंग थे उसके पर भी कपड़े के चिंदी वस्त्र वो धारण किए हुए थे। बसल्याची मी पाहिले, मतलब चिंदी जैसे कपड़ों में वह भिक्षेकरी जो है वहां पे बैठा हुआ था चबुतरे के पास। दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन ओंकारेश्वराच्या कट्ट्यावर आलो। हा सर्व दृश्य मुलांनो लेखकाला बघून राहवले नाही, म्हणून लेखकाने काय केले, दूसरे दिवशी मतलब ये पूर्ण दृश्य देख के लेखक ने दूसरे दिन जो है 2 शॉल लेकर ओंकारेश्वराच्या कट्ट्यावर आलो। ओंकारेश्वर के मंदिर के पुल पर जो चबूतरा बना, जो दगड़ी का चौथरा जो था वहां पर लेखक आए, तो माताराच होता। वह जो वृद्ध भिक्षेकरी था वहां पे था, त्याला दोन्ही शाली दिल्या और लेखक ने उसको दोनों शॉल दे दिए। त्याने थरथऱ्या हाताने मला नमस्कार केला। शॉल देने के बाद त्याने काय केला, भिक्षेकरीने थरथऱ्या हाताने मतलब कांपते हुए हाथों से लेखक को नमस्कार किया कि बहुत बहुत आपका भला कि आपने मुझे 2 शॉल दी। नंतर काय झाले मुलांनो, पुढे 4-5 दिवस मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वराला जाण्यास उसंत लाभली नहीं। इसके बाद लेखक को बच्चों शॉल देने के बाद आगे के 4-5 दिन तक त्यांना कामामुळे कुछ काम आ गया था, इसलिए लेखक ओंकारेश्वराला जाण्यास उसंत लाभली नहीं। क्या लेखक को ओंकारेश्वर मंदिर के पुल पर जाने के लिए टाइम नहीं मिला, उसंत लाभली नहीं। ये बच्चों वाक्य प्रचार आता है आपको एग्जाम में अक्सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसंत न लाभणे म्हणजे काय, वेळ न मिलने, समय नहीं मिलता ना, उसे हम कहते हैं उसंत लाभली नहीं। तो लेखक को जो है समय नहीं मिला ओंकारेश्वर मंदिर के पुल पर जाने के लिए। त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो। इसके बाद जो है लेखक 4-5 दिन के बाद जब उनका काम खत्म हो गया, तब लेखक जो है पहले के जैसे ही ओंकारेश्वर मंदिर पर चक्कर लगाने लगे। मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण आली और एकदम अचानक से उस भिक्षेकरी को लेखक ने 2 शॉल दी थी, उनको एकदम अचानक से याद आ गया लेखक को। क्या याद आया कि तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच, वह रोज के ठिकाणी मतलब जहाँ पे वो चबूतरे के पास बैठा हुआ था, उस चबूतरे के पास बैठा हुआ लेखक को वह भिक्षेकरी नहीं दिखाई दिया। तेथीन मैं उठलो, इसलिए उस भिक्षेकरी को ढूंढने के लिए मतलब देखने के लिए लेखक जो है पुल पर चक्कर मारने लगा। पुलावरून चालू लागलो और पुल पर चलने लगे। पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला। पुल के
पास और मध्य में जो है बीच में ही वह जो भिक्षकरी है लेखक को दिखा. मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो. उस भिक्षकरी को देखते ही लेखक जो है लगबगीने मतलब जल्दी से, त्वरित, लगबगीने मतलब त्वरित, जल्द, जल्दी जल्दी लेखक जो है उस भिक्षकरी के पास गए. पाहतो तो काय, लेखक ने फिर क्या देखा, ती चुरगटे अंगाखाली व अंगावर तेज कुंकुटने, तेज दिनवाणी जीने. लेखक ने देखा कि वही चिंदी जैसे कपड़े जो है उन्होंने उस भिक्षकरी ने अपने अंग पर पहन के रखे थे, बिछा के रखे थे वहीं पर, और वही कुनकुने, वही ठंडी से कांपता हुआ उसका उनका शरीर उस भिक्षकरी का, तेज दिनवाणी जीने, और वही एकदम गरीब परिस्थिति वाला उसका जीवन. दिनवाड़े मतलब बच्चों गरीब परिस्थिती, और जीने मतलब जगणे, वही गरीब परिस्थिती में वह जी रहा था. नंतर हे सर्व दृश्य बघून लेखकाने काय केले, तर लेखकाने म्हटले, त्या भिक्षकाने काय म्हटले की बाबा तुम्ही मला ओळखले का, की बाबा आपने मुझे पहचाना क्या. ओळखले म्हणजे काय, पहचानना. त्याने नकारार्थी मान हलवली. लेखक ने जब पूछा कि बाबा तुम्ही मला ओळखले, इतना सुनकर उस भिक्षकरी ने क्या किया, नकारार्थी मान हलवली, ना बोलकर अपना सर हिलाया कि नहीं मैं नहीं पहचानता. मग मी म्हटले, और बच्चों जाहिर सी बात है वो वृद्ध व्यक्ति था, और वृद्ध व्यक्ति की अक्सर याददाश्त थोड़ी कमजोर हो जाती है, तो पहचान नहीं पाया कि लेखक कौन है ये. मग मीच म्हटले, बाबा 5-6 दिवसापूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवते. बाबा 5-6 दिन पहले मैंने तुमको 2 शॉल दी थी, याद आया. हाँ. यावर म्हातारा खुल्ला, मतलब इस पर वह जो म्हातारा, वो जो वृद्ध व्यक्ति था, भिक्षाकरी था, वह आनंदित हो गया. खुल्ला म्हणजे काय, आनंदित होणे, आनंदित झाला. उस पे वो वृद्ध व्यक्ति आनंदित हो गया आणि पुन्हा हात जोडून म्हणाला, और हाथ जोड़कर उन्होंने क्या कहा, हे भल्या माणसा तू लई मोठा, हे भले माणूस, हे भले मनुष्य, आप बहुत बड़े हो. लई मतलब खूब, बहुत, मोठा मतलब मोठा, बड़ा. न्यासनी शाली दिल्या, मुझको आपने शॉल दी. न्यासनी मतलब क्या बच्चों यहाँ पे, मला. पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील, लेकिन बाबा मुझ भिक्षेकरी को यह शॉल कैसे अच्छी लगती. त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट. उस सुंदरता से, उस शॉल की सुंदरता की अपेक्षा मेरी जो पेट की आग है, मेरी जो भूख है, वो बहुत विकट है, बहुत ही बुरी है. मी शाली इथल्या व 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा. मैंने क्या किया, उस शॉल को बेच दिया, और बाबा 2-3 दिवस का मैंने पेट भर जेवण मतलब भोजन लिया. आमचं हे असल विकट जीणं, यही हमारा असली में एक विकट, एक कठिन जीना आयुष्य है, कठिन जीवन है हमारा ये. तुझे लई उपकार आहेत बाबा, आपका बहुत बड़ा उपकार है बाबा. मुलांनो, इथे भिक्षकर्याने काय म्हटले आहे की त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट. या त्याच्यात मतलब इसके वाक्य में म्हणण्याचं तथ्य होते, इसके वाक्य में बोलने की एक सच्चाई थी. क्या सच्चाई थी, की त्याच्या अंगावर शाल पाहून त्याला कोणीही भिक्षा दिली नसती. मुलांनो, जर त्या भिक्षेकर्यांनी जर शाल ओढून पांघरून बसल्या होता, तर त्यांना हे दृश्य बघून त्याला कोणीही भिक्षा दिली नसती. और जब लेखक ने जो शॉल दी थी, अगर वह शॉल ओढ़ कर बैठे होता वह, तो उसे कोई भी भिक्षा नहीं देता, यह उसको उसकी दशा देखकर. त्यामुळे त्याला अन्नही मिळाले नसते, और उसके कारण जो है उसे भोजन भी कोई नहीं देता. यावरून गरिबीला शालीच उपयोग नसतो. इसलिए जो है उसकी गरीबी में उस शॉल का कोई भी उपयोग नहीं है. उलट ती त्याची अडचण असू शकते. उल्टा जो है उसके विपरीत जो है उसकी गरीबी में वह शॉल जो है अड़चन निर्माण कर सकती थी. असे म्हाताऱ्या भिक्षकर्याला सुचवायचे आहे. यही इस वाक्य के माध्यम से उस भिक्षकरी को, लेखक को यही बताना है कि अगर वो शॉल ओढ़कर बाबा में बैठता, तो मेरी इस दशा को देखकर मुझे कोई भी पेट भर जेवन नहीं देता, मुझे कोई भिक्षा नहीं देता. उल्टा यह जो शॉल मेरी गरीबी में एक अडचण ही निर्माण पैदा करती. म्हणून
त्याने ही शॉल काय केला, इकलिया मतलब बेच दिया उस शॉल का और 2-3 दिवस का पेट भर जेवण कर लिया. मुलांनो, नंतर लेखांनी काय म्हटले आहे हे सर्व ऐकून भिक्षेकराने जे जे काय म्हटले लेखांनी, हे सर्व ऐकून लेखांनी शेवटी काय म्हणायचं आहे की शालेची शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब, भुकेल्यास अन्न द्यावे, तहानलेल्यास पाणी द्यावे आणि हेही जमले नाही तर अभाग्यांना सन्मानाच्या शाली तरी द्यावात. मुलांनो, हाच जीवनाचा ज्वलंत त्रास आहे. शालीची शोभा आणि पोटाची शालीची शोभा आणि ऊब, पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब. बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं ऊपर एक तरफ जो है लोगों को हम शॉल श्रीफल देके सम्मानित करते हैं, उसकी शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन दूसरी ओर जो है नीचे देखिए पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब, जो पेट की आग से जो लोग हैं आज भी अभी तक ऐसी स्थिती हमारे देश में है. म्हणून तुम्हाला माहिती असेल मुलांनो की आपल्या भारतात अजूनही असं किती लोक आहेत ज्यांना पोटभर जेवण भेटत नाही किंवा मिळतच नाही, आणि कधी कधी असं लोकांना उपाशी राहून जगायचं असते. म्हणून इथे लेखक प्रोफेसर राग जाधव यांनी हेच म्हणायचं होतं की गरीब माणूस शालेबिना राहू शकतो, पण पोटभर जेवण शिवाय तो राहू शकत नाही. हा देखील लेखक राग जाधव यांनी सर्वांनी हेही आवाहन केले मुलांनो कि भूखेल्यास अन्न द्यावे, मतलब जो भूखे व्यक्ति है, जो भूख से तड़प रहे हैं, भूखे मतलब भूख जिसको लगी, जो भूख से तड़प रहे हैं, उनको हमें अन्न देना चाहिए. तहान लेल्यास पानी द्यावे, तहान मतलब प्यास, जो प्यासे हैं उनको हमें पानी पिलाकर एक पुण्य कार्य करना चाहिए. आणि हेही जमले नाही तर अभाग्यांना सन्मानाच्या शाली तरी द्यावात. और हम ये दोनों ही चीजें, अन्न और पानी, ये दोनों ही चीजें जब नहीं दे सकते तो ऐसे अभागे व्यक्ति को, ऐसे बदनसीब व्यक्तियों को हम जो है, जो सम्मान के रूप में हमें जो शॉल मिलती है, ये हम दे ही सकते हैं. म्हणजे काय मुलांनो, आपण आपल्या स्तरावर शक्यतो जेवढी मदत करू शकतो तेवढी मदत असं गरजू लोकांना करावी, आणि असं लोकांनी आपण जेवण, पाणी पुरवण्याची व्यवस्था पण आपण करू शकतो. मुलांनो, उदाहरणार्थ आजच्या कोरोना कालाच्या प्रादुर्भावामुळे किती लोक आता आज बेरोजगार झाले आहेत, आर्थिक संकटही पण निर्माण झाले आहेत. परंतु आपल्या देशात ही अशी काही स्वयंसेवी संस्था, एनजीओ, तुम्ही बघू शकता आपल्या संपूर्ण भारतात जे स्वयंसेवी संस्था, एनजीओ कार्यरत आहे, जे लोकांना जेवण, वस्त्र, पाणी इत्यादी पुरवण्याची व्यवस्था करत आहे. म्हणून शेवटी लेखांना तेच म्हणायचं, एक हे संदेश द्यायचा होता की जे असं लोक आहे, म्हणजे भुकेल्यास आहेत, त्यांना आपण अन्न द्यावे, तहानलेल्यास पाणी द्यावे, आणि हेही जमलेलं तर आपण असं लोकांना अंगावर पांघरण्यासाठी शॉल तरी द्यावात. मुलांनो, इथे आपला पाठ संपला आहे. एकदा आपण पुन्हा या पाठाची उजळणी करूया की या पाठाच्या माध्यमातून लेखाने आपले काय म्हणायचा प्रयत्न केला आहे की शालेय भोवती असलेल्या ती लेखाच्या आठवणी आहे या पाठातून व्यक्त झाला आहे. मतलब शॉल्स के संदर्भ में, जो शॉल के इर्द गिर्द जो उनके अनुभव थे, वह जो है लेखक के आठवणी, मतलब लेखक की यादों के माध्यम से इस पाठ में व्यक्त हुआ है. शाल ही प्रतीकात्मक आहे. शॉल जो इस पाठ में प्रतीक के रूप में व्यक्त हुआ है, एक तो सम्मान चिन्ह के रूप में, दूसरा जो है लोगों को, जो लेखक ने श्रमिक लोगों को शॉल बाटी उस रूप में. शाळेमुळे येणाऱ्या शालीनतेचा संदर्भ अंतर्मुख करणार आहे, आणि पाठातील हे औदार्याचं उदाहरण आहे मुलांनो, माणसाची संवेदनशीलता जपणारे आहे. लेखक ने जो अपने माध्यम से जो एक महान कार्य किया है शॉल देकर, वह जो है लोगों में संवेदनशीलता की भावना उत्पन्न करता है. बच्चों, वस्तूंच्या संदर्भातील आठवणीचे मोल महत्वाचे असते, आणि कोणत्याही निर्जीव वस्तूशी निगडीत असलेले संदर्भ मानवी भावना तरल ठेवतात. मतलब जो निर्जीव वस्तु होती है, कोई भी शॉल हो, कुछ भी, कोई दूसरी कोई वस्तु भी ना हो, वह उससे जुड़ी जो हमारी यादें होती, आठवणी होती है, उसका जो मूल्य होता है हमारे जीवन में सर्वथा महत्वपूर्ण होता है. आणि वस्तूशी निगडीत कोणते आठवण असो, प्रसंग असो, त्याची मानवी संदर्भात सर्वथाने महत्वाचे ठरतात.
और उससे जो हमारे जो भी प्रसंग होते हैं वो हमारे मानवीय जीवन में सर्वथा महत्वपूर्ण होते हैं। तो बच्चों, यह पाठ यहाँ पे समाप्त होता आहे. इथे मी संपवते. नंतर आपण बघूया की हा गद्य विभागामध्ये स्वाध्याय कसं येतात, प्रश्नपत्रिकेमध्ये कुठल्या प्रकारचे स्वाध्याय येतात, कुठल्या प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला विचारले जातात, आपण इथे एकदा बघूया. तुमच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये मुलांनो हा पहिला प्रश्न येतात. प्रश्न 1 उताराच्या आधारे कृती करा. 6 गुणांसाठी प्रश्न विचारले जातात. तुम्हाला असं एक उतारा दिले जाते. आप लोगों को एक ऐसा उतारा मतलब पैसेज दिया जाता है. जैसे आप लोग को हिंदी और इंग्लिश में भी पैसेज दिया जाता है, वैसे मराठी में भी एक ऐसा उतारा मतलब पैसेज दिया जाएगा. इस उतारा को पढ़ के आपको उसके आगे जो प्रश्न दिए रहते हैं वो आपको पूछना, उसके उत्तर देणे होते हैं. तर आपण पुढे बघूया कुठल्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जातील. पहिला आहे आकृति बंद पूर्ण करा. मतलब एक आकृति ऐसी दी गई रहती है, उसमें उसके सामने जो प्रश्न लिखा होता है उसके उत्तर आपको उस चौखट में भरने होते हैं. और ये ध्यान दीजिए की तुम्हाला आकृती जे आहे मुलांनो मतलब पेननेच काढाव्यात. मतलब आपको पेन से ही आकृति बनानी होती है. तो पहला प्रश्न काय है, कविवर नारायण सुर्वे गाजवत. मतलब कविवर नारायण सुर्वे कहाँ पे सहभाग होते थे. मैंने आपको पहले ही बताया था. पहली स्लाइड ले लेती हूँ. ये बघा, कविवर नारायण सुर्वे, नीचे से देखिए चौथी लाइन है, कविवर नारायण सुर्वे खूब सभा सम्मेलने गाजवत. मतलब कविवर नारायण सुर्वे जो थे सभा और सम्मेलन में जाते थे. लेखकाने गरीब बाईला दिले. लेखक ने उस गरीब औरत को क्या दिए थे, फूल की शॉल आणि 5-50 रुपयांच्या नोटा. एक फूल की शॉल दिए थे और 5-50 मतलब 50 रुपए की 5 नोट दिए थे. ये हो गया पहला प्रश्न. ये 2 नंबर के लिए आता है. पहला जो प्रश्न 1 नंबर, दूसरा प्रश्न भी 1 नंबर के लिए. का ते लिहा. अब यहाँ पे कारण मतलब कारण लिखो. बाळ रडत होते. कारण ते थंडीने कुडकुडत होते. जो बच्चा रो रहा था, बच्चों क्यों रो रहा था, ते ठंडीने कुडकुडत होते. मतलब वो ठंडी से कांप रहा था इसलिए बच्चा रो रहा था. बाळ रडत होते. लेखकाने सुटकेस मधील फुलकी शॉल काढली. लेखक ने जो है सुटकेस में से शॉल निकाली थी. कारण क्यों निकाली थी, कारण थंडीने कुडकुडणाऱ्या बाळाला त्याने ती द्यायची होती. मतलब ठंडी से जो बालक ठंडी से कांप रहा था उसे लेखक को शॉल देना था, इसलिए लेखक ने सुटकेस में से शॉल निकाली. नंतर तीसरा प्रश्न जे आहे मुलांनो, मला माहिती आहे की स्वमतचा प्रश्न येते. मतलब आपको अपना मत, स्वमत मतलब खुद का मत इस उत्तर में अपना व्यक्त करना होता है. जो प्रश्न दिया होता है उस प्रश्न को पढ़ के आपको क्या समझा यह आपको लिखना होता है. प्रश्न समझून उत्तर लेखनास 1 गुण. प्रश्न समझ के जो उत्तर की आपकी लेखन की भाषा, जो लेखन लिखते हो उस पे 1 नंबर मिलता है. आशयानुसार विचार व त्यानुसार स्वतःची मांडणी. मतलब उस प्रश्न को समझ के अपने आप जो विचार व्यक्त करते हैं उस पे 1 नंबर होता है. भाषा शैली वर 1 गुण. और जो आपकी भाषा शैली होती है उस पे 1 नंबर होता है. कभी कभी आप जो है मराठी में हिंदी डाल देते हैं, तो वैसा नहीं करना है. मराठी में लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे. इसके लिए आपको क्या करना है कि डेली आपको जो है मराठी की किताब या 1 पेज आप डेली लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है स्वमत का जो प्रश्न आता है आप आराम से लिख सकते हो. तर शॉल व शालीनता यावर तुमचे मत लिहा. मुलांना मी मध्येच तुम्हाला सांगितलं होतं की शॉल व शालीनता म्हणजे काय आहे. शॉल जे आहे सन्मान चिन्ह आहे आणि शालीनता हा सज्जन माणसाचा स्वभाव धर्म आहे. तो शॉल जो सम्मान चिन्ह है और शालीनता जो है वह सज्जन व्यक्तियों का स्वभाव धर्म होता है. मतलब इसके स्वभाव में ही होता है, उसको हम कहते हैं शालीनता. व्यक्ती मूलतः शालीन किंवा सरस असते, तिला शॉल अधिक शोभा देते. किंबहुना माणसाला शालीची गरजही नसते आणि त्याच्या शालीनता स्वभावच सन्मानाला सन्मान देणारा ठरतो.
आणि जो दुर्जन माणूस असतो त्याला शालीने कितीही नटवले तरी त्याच्या शालीनता येणे कठीण आहे. आणि असं कर्तबगार व्यक्तीच्या शॉल व शेफल देऊन असा माणसाचा व्यक्तिमत्व ठळकपणे दिसून येते. आणि विद्यार्थी इथे मी संपवते. विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला आजचा तास नक्कीच आवडला असेल अशी अपेक्षा आहे आणि त्यामुळे आजच्या तासाला लाईक करायला व तुमच्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका. इथे मी संपते आणि धन्यवाद. जर तुमच्या मनात काही शंका असेल तर तुम्ही आता तुमचा माईक अनम्यूट करून विचारू शकता. हाँ बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग अपना हाथ ऊपर कीजिए। मैडम आपके क्वेश्चन के आंसर आपको बताएगी। जो भी सवाल है आप लोग पूछ सकते हो। अपना हाथ ऊपर कीजिए, जिनको सवाल पूछना है वो अपना हाथ ऊपर करेंगे। इस टॉपिक से संबंधित मैडम ने जो अभी मराठी विषय पढ़ाया, शाल, ये जो पार्ट था बहुत ही अच्छे से मैडम ने पढ़ाया। तो इस टॉपिक से संबंधित अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। आप पूछो बेटा। साक्षी गौतम, आप पूछो साक्षी बेटा। क्या पूछना है बेटा? साक्षी कुछ पूछना है बेटा, पूछो। शायद टॉपिक अच्छे से समझ में आया मैडम बच्चों को। थँक यू. थैंक यू मैडम। ओके, थँक्यू सर. सर्व मुलांचं मी पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो. तुम्ही इतके शांतपणा मी हे सगळं ऐकलं. तर थँक्यू सर.